इंडिया एक ऐसा मुल्क जिसकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं पोजीशन पर है, जिसका ग्रोथ रेट इस साल दुनिया की डेवलप कंट्रीज से ज़्यादा है, जिसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ता जा रहा है। मगर इसके साथ इसके जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्रेट्स की जो इंडिया फ्यूचर में फेस कर सकता है। हाल में पुणे में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत के तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को बुलाया गया, जिसमें इंडिया के 21st सेंचुरी के स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर डिबेट हुई थी। इसमें प्रोफेसर राजा मोहन ने 4 इश्यूज़ को हाईलाइट किया जो कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल साइड पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ख़ास तौर पर राइजिंग चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। और वो इश्यूज़ हैं टेरिटरी, स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, कनेक्टिविटी और मैरीटाइम डोमेन। टेरिटरी यानी कि इलाकायत, स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस यानी असर और रसूख, कनेक्टिविटी यानी जोड़ना और मैरीटाइम डोमेन यानी समंदरी हदूद है। वहाँ पर एक और प्रोफेसर राजा मोहन ने कहा कि इंडिया की अप्रोच टेरिटरी को लेकर कम्युनिस्ट चाइना से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसने इर्द गिर्द के इलाकों को साफ किया, जिसकी वजह पीआरसी है जो आज जदीद चीन के ज़ेर कंट्रोल में सबसे बड़े इलाकों में से एक है। उनका कहना था कि हमारे पास के जो इलाके हैं वो चीन की ताकत में मुसलसल आने वाले हैं, चाहे वो सियासी हो या माशी हो या कनेक्टिविटी में हो। दूसरे इश्यूज़ ये हैं कि राजा मोहन ने कहा कि दूसरे नेशंस के बरक्स इंडिया ने स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बहाल करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट इंडियन इन्फ्लुएंस चीन की वजह से शदीद प्रेशर में है। राजा मोहन ने कहा कि चाइना के इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए हमने चाइनीज़ स्ट्रेटजीज़ को समझने के लिए ख़ास प्लानिंग और सोच की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात की भी ज़रूरत है। एक और जियोपॉलिटिकल इशू भारत के लिए कनेक्टिविटी का है, ख़ास तौर पर समंदरी हदूद में। उन्होंने इस इशू पर कहा कि इंडियन ओशियन हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज़ में शामिल ही नहीं है कि किस तरह हम इंडियन ओशियन में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज़ कर सकेंगे। बहरहाल हाल में नरेंद्र मोदी की तवज्जो सागर पर थी, सागर जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अपने मैरीटाइम नेबर्स के साथ स्ट्रेंथन करेगा और इनकी मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ कैपेबिलिटीज़ में मदद करेगा, जो कि इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एक अच्छा कदम है। इंडिया यूएस रिलेशंस कुछ टाइम से बेहतर नहीं रहे ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप। यूएसए इस बात पर भी खुश नहीं है कि इंडिया ने यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल पोजीशन अपना ली। न्यूट्रल पोजीशन के अलावा सैंक्शंस के बावजूद इंडिया रशिया से ऑयल बड़ी तादाद में ख़रीदता रहा, जो कि यूएस के लिए एक बड़ा धचका था। इसके अलावा एक सर्वे में भारत की आवाम का कहना था कि यूएसए काउंटर चाइना पॉलिसी में भारत को इस्तेमाल कर रहा है और इस वजह से चाइना इंडिया से इसका बदला ले रहा है, चाहे वो मिलिट्री हो या इकोनॉमिकली हो। इसलिए चाइना का सारा एग्रेशन भारत को फेस करना पड़ रहा है। भारत की आवाम चाइना के बाद यूएसए को अपना सबसे बड़ा थ्रेट समझती है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया जैसे इकोनॉमिकली आगे जाता जाएगा तो यूएसए काउंटर चाइना के साथ साथ टू काउंटर इंडिया की पॉलिसीज़ भी रीजन में अप्लाई कर देगा, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। भारत को रशिया से एक ही ख़तरा है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, और इस बात का अजाला व्लादिमीर पुतिन एक तकरीर में कर चुके हैं। Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием. लेकिन इससे भारत को ये फ़ायदा है कि वो चाइना के अगेंस्ट नेगोशिएशंस में रशिया को इन्वॉल्व कर सकता है। चाइना भारत को अपना एक बहुत बड़ा थ्रेट समझता है, जितना यूएसए को भी नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह चाइना ने दुनिया में इकोनॉमिक धाक बिठाई है, इसी तरह आज इंडिया इस पोजीशन में आ गया है जो कि चाइना की इकोनॉमिक धाक को तोड़ सकता है। चाइना इंडिया को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी समझता है, क्योंकि जो कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट कर रही थी आज वो इंडिया का रुख कर रही हैं। इसीलिए चाइना इंडिया पे आए रोज़ स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली प्रेशर डालता रहता है। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि मैंने यूएसए को सेलेक्ट क्यों किया। दरअसल बात यह है कि जैसे इंडिया इकोनॉमिकली बड़ी पावर बनता जाएगा, वो यूएस के लिए भी ख़तरा बनता जाएगा, क्योंकि यूएस आज इंडिया को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल भी करता है, और साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से एग्रीमेंट हो या इंडिया को डोमेस्टिक इश्यूज़ पर आवाज़ उठा के इंडिया को मैसेज भी देता रहता है। लेकिन जब इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बन जाएगा तो यूएस का इन्फ्लुएंस इंडिया पर कम हो जाएगा,
और साथ साथ यूएस की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा खतरा होगा। इसीलिए वो तो काउंटर इंडिया पॉलिसीज़ भी शुरू कर दे, जिस तरह वो आज काउंटर चाइना पॉलिसी पर काम कर रहा है। इंडिया को सबसे पहले अपनी मिलिट्री साइट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंडिया इस वक्त चौथे नंबर पर वर्ल्ड आर्मी रैंकिंग में है, मगर इंडिया अभी मिलिट्री इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। भारत रशिया से 45% इंपोर्ट्स करता है अपने डिफेंस इंपोर्ट्स का। एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आधे डिफेंस बजट इंपोर्ट करे, वो कैसे उन कंट्रीज़ का मुकाबला कर सकता है जो खुद ना सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। इसके अलावा इंडिया का डिफेंस बजट सिर्फ $81 बिलियन है, जबकि वहीं यूएसए का $877 बिलियन और चाइना का $292 बिलियन है। तो भारत 10 टाइम्स और 5 टाइम्स बड़े डिफेंस बजट से कैसे मुकाबला कर सकता है? इसलिए भारत को सबसे पहले अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा भारत को अपने रीजन के कंट्रीज से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि वो चाइना और यूएसए का मुकाबला कर सके, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह से। इंडिया को जियो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले उन कंट्रीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है जो इकोनॉमिकली वीक है। जैसे चाइना ने दुनिया में जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में धाक इस तरह बिठाई कि वीक इकोनॉमीज़ वाले कंट्रीज़ को चाइनीज़ डेट और फंडिंग प्रोवाइड की और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और फिर कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस के लिए भी इस्तेमाल किया। उसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जिन्हें अमेरिका ने छोड़ दिया तो चाइना ने उन्हें वहाँ डेब्ट और इन्वेस्टमेंट पर अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया और वो ममालिक चाइना का साथ देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वहाँ चाइना की काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो भारत को भी यही करना है, उन कंट्रीज़ जो इकोनॉमिकली वीक है उन पर फोकस करना है, वहाँ इन्वेस्टमेंट और डेब्ट के थ्रू अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि वो चाइना के इन्फ्लुएंस को ओवरकम कर सके। तो आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।